हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जिस जगह की कहानी सुनाऊंगा वो जगह अपने आप में इतनी रहस्यमयी है कि पूरी दुनिया की नज़र हर वक्त उसका राज जानने के बारे में लगी रहती है। आज की कहानी एरिया 51 की है। जब भी कभी पूरी दुनिया में मोस्ट सीक्रेट जगहों की बातें होती हैं तो इस जगह का नाम हमेशा ही लोगों की जुबां पर आता है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस एरिया 51 में होता क्या है। अगर अमेरिकी सरकार की बात माने तो ये जगह सिर्फ एक यूएस एयरफोर्स का मिलिट्री बेस है जो कि नेवाडा के लॉस वेगस से 134 किलोमीटर दूर स्थित है। मगर जब से इसकी शुरुआत हुई तभी से कई रहस्यमयी घटनाएं नोटिस की गई। एरिया 51 में जगह जगह पर एडवांस कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं और कहते हैं कि अगर कोई छोटा सा खरगोश या कछुआ भी अंदर दाखिल होता है तो उन्हें पता चल जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि अगर आपने छुपते छुपाते कुछ भी हरकत की तो तुरंत एक एयरफोर्स का फाइटर जेट F-16 आपके ऊपर मंडराने लगेगा। हद से ज़्यादा सिक्योरिटी होने के कारण भी इसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एरिया 51 को इतना सीक्रेट रखा गया कि अमेरिकी सरकार ने कई दशकों तक ये माना ही नहीं कि एरिया 51 नाम की कोई जगह है भी। मगर 2005 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इस जगह की जानकारी की मांग की गई। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वैसी ही है जैसे कि हमारे देश में आरटीआई एक्ट। तो जब इस एक्ट के तहत एरिया 51 की जानकारी मांगी गई तब जाकर पहली बार 25 जून 2013 को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने अपनी रिपोर्ट में एरिया 51 की मौजूदगी को माना। इस जगह को लेकर पूरी दुनिया में कई थ्योरीज आई जिन्हें कि मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। सबसे पहले तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये एरिया 51 है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान हुई। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें कोई गोली, तोप या मिसाइलें तो नहीं चली, मगर उस टाइम दो देश अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि आज रूस कहलाता है, दोनों के बीच सुपर पावर बनने की होड़ लगी थी। और ये माहौल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से लगातार 1991 तक बना रहा। इस दौरान सोवियत संघ ने अपने आप को पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोपियन देशों से काट लिया था। और जब 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया तो सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया। पर अमेरिका, जो कि साउथ कोरिया के साथ था, उसे रूस का नॉर्थ कोरिया का साथ देना खटक गया और उसे लगा कि इसके लिए कुछ करना होगा। अमेरिका सोवियत संघ यानी रूस की जासूसी करना चाहता था, पर क्योंकि सोवियत संघ ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था तो वहां जाकर उसकी जासूसी करना बहुत मुश्किल था। और 1950 में सैटेलाइट वगैरह जैसी भी कोई चीज अभी आई नहीं थी। तो अमेरिका ने सोचा कि अपने फाइटर जेट्स को रूस के ऊपर भेजकर और काफी बड़े बड़े कैमरों से उसकी निगरानी की जाए। मगर अमेरिका को यह डर भी था कि कहीं सोवियत संघ का एयर डिफेंस सिस्टम उनके फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर लेगा तो उसे मार गिराएगा और पूरी दुनिया में जासूसी करने के लिए उसकी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद 26 नवंबर 1954 को अमेरिकी प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने CIA डायरेक्टर एलन ड्यूलिस की अगुवाई में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जिसका नाम था प्रोजेक्ट एक्वाटोन। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि एक ऐसा टॉप सीक्रेट प्लेन बनाया जाए जो कि आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ सके जो सोवियत संघ की नज़र में आए बिना उस पर निगरानी कर सके। उस वक्त ज़्यादातर पैसेंजर प्लेन 10 से 20,000 फीट पर उड़ा करते थे और अगर बात करें फाइटर प्लेन्स की तो वो मैक्सिमम 40,000 फीट तक उड़ते थे। मगर उन्हें एक ऐसा प्लेन चाहिए था जो कि इन सब से ऊपर उड़ सके। उसके बाद लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर कैली जॉनसन को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो 70,000 फीट तक या उससे भी ऊपर उड़ सके। और बाद में उस प्लेन को नाम दिया गया U-2। कई जगह इस प्रोजेक्ट को U-2 प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो डिसाइड हो गया कि उन्हें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो कि 70,000 फीट तक उड़ सके, पर क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और इस प्लेन को भी टॉप सीक्रेट रखना था ताकि वो दुनिया की नज़र में ना आए, इसलिए उस प्लेन को किसी आम एयरफोर्स के बेस पर टेस्ट नहीं कर सकते थे। उसे टेस्ट करने के लिए भी एक टॉप सीक्रेट जगह की ज़रूरत थी। तो 12 अप्रैल 1955 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिचर्ड बिसेल और लॉकहीड इंजीनियर कैली जॉनसन की टीम ने नेवाडा के बंजर रेगिस्तानों का प्लेन से सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान जैसे ही उनका प्लेन ग्रूम लेक के पास पहुंचा तो कहते हैं कि उस जगह को देखते ही सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही ये डिसाइड हो गया था कि यही वो जगह है जिसकी उन्हें तलाश थी।
उसके बाद वो वहाँ उतरे और उस जगह का मुआयना किया। वो एक काफ़ी बड़ी नमक की सूखी हुई झील थी, जो कि सीमेंट जितनी सख्त, बिल्कुल प्लेन और एक प्राकृतिक रनवे थी किसी भी प्लेन को उतारने के लिए, और लगभग चारों तरफ से पहाड़ियों से ढकी थी। उसके बाद CIA ने अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन से बात की और उनसे ग्रूम लेक की पूरी जमीन को अधिग्रहण करने के लिए कहा और इस जगह को भी नेवाडा टेस्ट साइट से जोड़ने के लिए कहा। और आज हम इसी जगह को एरिया 51 के नाम से जानते हैं। ये बात तो आज तक क्लियर नहीं हुई कि इस जगह का नाम एरिया 51 कैसे पड़ा, मगर कई लोगों का मानना है कि जब ग्रूम लेक को नेवाडा टेस्ट साइट से जोड़ा गया तभी से उसका नाम एरिया 51 रखा गया। नेवाडा टेस्ट साइट दरअसल एक ऐसी जगह थी जिसे कि अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अधिग्रहण कर रखा था, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितने भी परमाणु बम के टेस्ट किए गए वो इसी जगह पर किए गए। और इस पूरे एरिया को ग्रिड में बांटा गया था जिसके अलग अलग नाम दिए गए थे, जैसे कि एरिया 15, एरिया 10, एरिया 9 और भी बहुत सारे। ग्रूम लेक का जो बॉर्डर था वो एरिया 15 और यूका फ्लैट से जुड़ा हुआ था, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो 928 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उनमें से 739 टेस्ट अकेले इस यूका फ्लैट में किए थे। ग्रूम लेक का बॉर्डर एरिया 15 के साथ शेयर होने के कारण, और ग्रूम लेक जो था वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट था, इसलिए बाद में उसका नाम एरिया 51 पड़ा। शुरुआत में इसे ग्रूम लेक बेस, होमी एयरपोर्ट और ड्रीमलैंड जैसे नामों से भी जाना गया। लॉकहीड इंजीनियर कैली जॉनसन ने तो इसका नाम पैराडाइज रैंच रख दिया था ताकि वहां पर काम करने वालों का इस जगह में इंटरेस्ट बढ़ा रहे। उसके बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर ही एरिया 51 के बेस को तैयार कर लिया गया, और क्योंकि वहां पर पहले से एक नेचुरल रनवे मौजूद था इसलिए इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। 24 जुलाई 1955 को लॉकहीड स्कंक वर्क फैक्ट्री कैलिफोर्निया से पहला U-2 प्लेन C-124 ग्लोब मास्टर 2 के एक कार्गो प्लेन के जरिए एरिया 51 में लाया गया, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की गई, और कुछ सफल टेस्टिंग के बाद उसे जासूसी के लिए सोवियत संघ के ऊपर भेजा गया। मगर यहां अमेरिका एक चूक कर गया। उसे लगा कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इतने ऊंचे प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मगर ये उसकी भूल थी और सोवियत संघ ने उसे डिटेक्ट कर लिया, और उसे पता चल गया कि कोई जासूसी प्लेन उसके ऊपर उड़ रहा है। हालांकि कुछ सालों तक U-2 प्लेन रूस के फाइटर जेट से बचता रहा क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत थी, और उस वक्त रूस के पास ऐसा कोई लड़ाकू जहाज नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर जाकर उस पर हमला कर सके। मगर आखिरकार 1 मई 1960 को सोवियत संघ की एक सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल ने उसे मार गिराया। उसके बाद सोवियत संघ ने यह मुद्दा पूरी दुनिया में उठाया। हालांकि U-2 प्लेन ने कैसे, किस तरीके से और कहां से रूस की जासूसी शुरू की, ये काफ़ी लंबी कहानी है, और अगर आप इस कहानी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। U-2 प्लेन की टेस्टिंग के बाद भी एरिया 51 में बहुत सारे एडवांस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स और प्लेन्स की टेस्टिंग होती रही, जैसे कि A-12, F-117 और F-22। ये तो थी वो सरकारी जानकारी जो कि खुद CIA ने 2013 में लोगों के बीच खुलासा किया और एरिया 51 के होने के दावों को माना, जो कि कुछ साल पहले तक उनके लिए ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे दावे हैं जिन्हें सरकार आज भी मानने से मना कर देती है, जिसकी वजह से एरिया 51 और रहस्यमयी होता गया। जिनमें से कि 3 ऐसी मेन वजह है जिसने एरिया 51 को दुनिया के टॉप मोस्ट सीक्रेट जगहों में से एक बना दिया। मैं आपको उन 3 कारणों को बताऊं उससे पहले कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो एरिया 51 को लेकर आती रहती है वो आपको जानना जरूरी है। कहते हैं कि एरिया 51 जो हमें ऊपर से दिखाई देता है वो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि जितना वो जमीन के ऊपर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा वो जमीन के अंदर है। दरअसल 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने अपना और दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था, और अब उस सैटेलाइट के जरिए वो अमेरिका और एरिया 51 पर नजर रखने लगा। तो अमेरिका के पास इस सैटेलाइट की नजरों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था अंडरग्राउंड हो जाना। कहा जाता है कि एरिया 51 के नीचे कई मंजिला इमारतें बनी हुई है और एक पूरा शहर बसा हुआ है जमीन के नीचे, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक और चीज जो इस जगह को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है वो है यहाँ पर काम करने वालों के आने और जाने का तरीका। मुझे लगता है कि हम में से जितने भी लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा बोरिंग सुबह काम पे जाना और शाम को वापस आने का सफ़र लगता होगा, पर अगर आप एरिया 51 में काम करते हैं तो शायद ये आने जाने का सफ़र आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि रोज़ सुबह मैकैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने खुद के टर्मिनल से एक वाइट कलर का प्लेन
जिसपे सिर्फ एक रेड कलर की पट्टी बनी हुई है। वो वहां से एरिया 51 में काम करने वालों को प्लेन में बिठाकर एरिया 51 के बेस तक छोड़ता है और फिर शाम को वापस एरिया 51 से मैकैरन एयरपोर्ट पर। इस प्लेन पर सिर्फ एक रेड लाइन के अलावा और किसी भी एयरलाइंस का कोई भी नाम या ब्रांड नहीं है। इस प्लेन को जेनेट कहा जाता है, पर इस जेनेट का क्या मतलब है ये आज तक क्लियर नहीं है। और इसके अलावा और कोई भी प्लेन, चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, फाइटर जेट हो या फिर कोई ड्रोन, वो गलती से भी एरिया 51 के एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आप अंतरिक्ष में भी किसी सैटेलाइट से एरिया 51 पर नज़र नहीं रख सकते। एरिया 51 में जितने भी एयरक्राफ्ट टेस्ट होते हैं, उसका कोई भी पार्ट, वो चाहे सही हो या कचरा, उसे कभी भी एरिया 51 के बाहर नहीं जाने दिया जाता। उसे वहीं उसी एरिया में या तो दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, ताकि बाहर किसी के हाथ वो टेक्नोलॉजी ना लगे। अब अगर बात करें उन 3 थ्योरीज की, तो पहली थ्योरी ये आई कि अमेरिका जो है वो एरिया 51 में चोरी छुपे दूसरे देशों के प्लेन्स को हथियाकर उनकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने दूसरे देशों की मदद से सोवियत संघ या कहे रूस के बहुत सारे प्लेन्स को चुराया, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ के जो फाइटर जेट्स थे वो टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिकी फाइटर जेट से कहीं आगे थे। अमेरिका ने उस वक्त कई सारे सोवियत फाइटर जेट जैसे कि मिग 21 और मिग 17 को हथियाकर सबके परीक्षण एरिया 51 में ही किए। हालांकि अमेरिका ने हमेशा इन बातों से इनकार किया और शायद इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी इतनी हाईटेक है और वो किसी को भी आसपास भटकने तक नहीं देते। अभी हाल की ही बात करें तो सितंबर 2017 में एरिया 51 के पास एक फाइटर जेट क्रैश हुआ, जिसे कि यूएस एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल एरिक शल्ट्ज उड़ा रहे थे। उन्हें लगभग 2000 घंटों से भी ज़्यादा अलग अलग फाइटर जेट्स उड़ाने का एक्सपीरियंस था। पर कमाल की बात यह है कि इस क्रैश के 3 दिन बाद ये खबर न्यूज़ में आई और कभी ये नहीं बताया गया कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। मतलब कि आपके एरिया में ही वो क्रैश हुआ और उसका सारा मलबा आपके पास है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। तो ये बात हजम नहीं होती और इन्हीं सब बातों से शक और बढ़ जाता है। कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल एरिक शल्ट्ज और कोई नहीं बल्कि एक रशियन जेट उड़ा रहे थे और आज भी वहाँ दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पे परीक्षण किया जाता है। उसके बाद दूसरी थ्योरी ये आई कि अमेरिका ने चांद पर कभी किसी इंसान को उतारा ही नहीं और हम कभी चांद पर गए ही नहीं। दरअसल कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक दौड़ अंतरिक्ष में भी लगी, क्योंकि उस दौरान दोनों ही देश अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हुए थे। और जब सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को अपना और दुनिया का पहला मैन मेड यानी मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ गया। हालांकि इसके 3 महीने और कुछ दिनों बाद ही 31 जनवरी 1958 को अमेरिका ने भी अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया। मगर सोवियत संघ ने उसके बाद पहला जिंदा प्राणी, एक डॉग जिसका नाम लाइका था, उसे अंतरिक्ष में भेजा। फिर पहला इंसान यूरी गैगरिन, फिर पहली महिला वैलेंटीना ट्रेस्कोवा को भी भेजा और फिर दुनिया में पहली बार स्पेस वॉक भी किया। और उसके बाद एक साथ पहली बार 3 लोगों को भी सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा, जिससे पूरी दुनिया में साबित हो गया कि सोवियत संघ अंतरिक्ष में अमेरिका के मुकाबले कहीं आगे है और इस वजह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर और बढ़ गया। उसके बाद सितंबर 1962 को उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि इस दशक के अंत तक अमेरिका चांद पर जाने वाला पहला देश बनेगा। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. उसके बाद 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने चांद की सतह पर लैंड किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे इंसान बने जिसने चांद पर कदम रखा। उसके बाद अमेरिका ने 1969 से 1972 तक 3 साल में ही एक के बाद एक लगातार 6 सक्सेसफुल मिशन चांद पर भेजे और सभी कामयाब हुए। मगर उसके बाद आज तक कोई दूसरा इंसान चांद पर नहीं भेजा और यहाँ तक कि किसी दूसरे देश ने भी कभी ऐसा नहीं किया। और आज लगभग 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं पहले इंसान को चांद पर उतरे हुए। कई लोगों का मानना है कि चांद पर जाना सिर्फ एक धोखा था और चांद पर उतरने की जितनी भी वीडियोज या फोटोज सामने आई उन सभी को एरिया 51 में शूट किया गया था। कहते हैं कि अमेरिका के पास उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जो चांद को इंसान पर भेज सके। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने सिर्फ अपने आप को बेहतर देश और सोवियत संघ से होड़ लगाने और उसे इस रेस में पीछे करने के लिए सारा प्लान बनाया।
और इस प्लान को अंजाम देने के लिए अपने सबसे खुफिया जगह एरिया 51 को चुना, जहां एक स्टूडियो में पूरी मून लैंडिंग की शूटिंग की गई। और शायद इसलिए भी अमेरिका किसी को भी एरिया 51 में घुसने तक नहीं देता। यहाँ तक कि कई हॉलीवुड मूवीज में भी मून लैंडिंग का मजाक उड़ाया गया है। अब तीसरी और सबसे अहम थ्योरी जो आई वो हमारी दुनिया से नहीं जुड़ी, बल्कि उसके तार किसी दूसरी दुनिया और परग्रहियों यानी एलियंस से जुड़े हैं। और लोगों के बीच सबसे पॉपुलर थ्योरी यही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एरिया 51 की तरफ खींचा। इसकी शुरुआत होती है 1947 में रोजवेल क्रैश से, जो कि न्यू मैक्सिको में पड़ता है। विलियम ब्रेजल नाम का एक किसान जो कि रोजवेल में जेबी फॉस्टर नाम के एक खेत में काम करता था, 14 जून 1947 को उसने देखा कि आसमान से कोई गोल सी चीज बहुत तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही है। और जहां वो काम कर रहा था उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर वो गोल सी चीज जमीन से आकर टकराती है। उसके बाद वो किसान उस जगह पर जाता है जहां वो क्रैश हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है, और वो थोड़ी देर बाद ही वहां से वापस लौट आता है। उसके कुछ हफ्तों बाद 4 जुलाई 1947 को विलियम ब्रेजल अपनी बीवी, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ फिर से उस जगह पर जाता है और वहां से थोड़ा बहुत कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर ले आता है। वो जो सामान वहां से लाया था उसे देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि ये चीज हमारी दुनिया की नहीं है, और जो गोल सी चीज क्रैश हुई थी वो और कुछ नहीं बल्कि एक यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि एक उड़न तश्तरी थी। उसके बाद 7 जुलाई को वो लोकल पुलिस जॉर्ज विलकॉक्स के पास पहुंचता है और जो सामान वो उस क्रैश साइट से उठाकर लाया था उनमें से कुछ सामान उसे दिखाता है और कहता है कि शायद उसे कोई उड़न तश्तरी मिली है। फिर वो पुलिस वाला यूएस एयरफोर्स से कांटेक्ट करता है और ये खबर रोजवेल मिलिट्री एयरबेस को दी जाती है। उसके बाद उस मिलिट्री एयरबेस से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जेसी मार्शल को उस क्रैश साइट पर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि वहाँ जो भी कुछ है उन सबको उठाकर मिलिट्री बेस में ले आओ। फिर जहाँ पर क्रैश हुआ था उस जगह की छोटी से छोटी चीज़ों को वहाँ से हटा लिया जाता है। और उसके अगले दिन 8 जुलाई को ही इस खबर को फ्रंट पेज पर छाप दिया जाता है और उसमें साफ साफ लिखा था कि आर्मी फील्ड ऑफिसर को रोजवेल के खेत में एक उड़न तश्तरी मिली है। इस खबर के आते ही कुछ ही देर में चारों तरफ ये न्यूज़ फैल गई, मगर उसी दिन एयरफोर्स ने दोबारा एक बयान जारी किया और बताया कि हमें जो मिला है वो कोई उड़न तश्तरी नहीं बल्कि एक वेदर बलून यानी कि मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। पर जिस तरह एक बड़ा आर्मी ऑफिसर तुरंत अपनी बात से पलट गया वो लोगों को बहुत अजीब लगा और उनके मन में एक शक भी घर कर गया। कहते हैं कि बाद में वो सारा सामान एरिया 51 में लाया गया और उस पर रिसर्च किया गया। 1978 में जेसी मार्शल, जिसे कि रोजवेल क्रैश साइट पर सारा सामान इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, उसका एक इंटरव्यू किया गया और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि वहाँ जो चीज़ थी वो क्या थी, मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई मौसम की जानकारी देने वाला बलून नहीं था। मुझे वहाँ पर जो मेटल मिला था वो इतना हल्का था कि हाथों में महसूस भी नहीं हो रहा था और उसकी मोटाई सिगरेट के पैकेट में निकलने वाले फॉयल से मोटी नहीं थी, पर वो मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मैं उसे मोड़ भी नहीं पा रहा था और अगर आप उस मेटल पे हथौड़े से भी वार करेंगे तो वो भी वापस उछल जाएगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मेटल नहीं देखा था। एक एयरफोर्स ऑफिसर होने के नाते मैंने वो सभी मेटल देखे हैं जो कि किसी भी फाइटर जेट में यूज़ होते हैं और मुझे यकीन है कि वो मेटल इस पृथ्वी का नहीं था। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद लोगों का शक एरिया 51 को लेकर और बढ़ गया। ये भी कहा जाता है कि आज जहां एरिया 51 है उस जगह पर एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था जिसमें कि एलियंस भी थे और इसलिए उस पूरी जगह को एक मिलिट्री बेस में बदल दिया गया और चारों तरफ हाई सिक्योरिटी लगा दी गई। और आज भी एरिया 51 में एलियंस यानी परग्रहियों पर रिसर्च होता है। इस एलियन थ्योरी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ तब और खींचा जब 12 मई 1989 को बॉब लजार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि वो एरिया 51 में काम करता था और वो एरिया 51 की S4 फैसिलिटी में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी को समझता था। उसने बताया कि एरिया 51 में लगभग 9 UFOs यानी उड़न तश्तरियां हैं और उन यूएफओ की अपनी ही ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो हवा में तैरती रहती है और वो जिस केमिकल एलिमेंट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं उसका एटॉमिक नंबर है 115। उस वक्त इस नए केमिकल एलिमेंट को अननपेंटियम नाम दिया गया। कमाल की बात यह है कि एलिमेंट 115 की खोज बॉब लजार के इंटरव्यू के 14 साल बाद 2003 में हुई, जिसका नाम बाद में मैस्कोवियम रखा गया।
बॉब लजार के इस इंटरव्यू और 2003 में एलिमेंट 115 की खोज के बाद दुनिया का शक और बढ़ गया कि अमेरिका कुछ तो छुपा रहा है एरिया 51 के अंदर। उसके बाद बॉब लजार ने कई और इंटरव्यू दिए जिसमें उसने खुलासा किया कि वहां पर सिर्फ उड़न तस्तरियां ही नहीं बल्कि एलियंस भी है। उसने बताया कि एक बार जब वो S4 फैसिलिटी की तरफ जा रहा था तो अचानक से उसकी नज़र साइड के कमरे की एक 9 बाय 9 इंच की खिड़की पर पड़ी और उसे लगा कि जैसे उसने कोई ग्रे कलर का एलियन देखा हो जिसका सर काफ़ी बड़ा था और हाइट लगभग 3.5 फीट थी। वो उस कमरे में 2 लोगों के बीच खड़ा था। जब उसने उसे पास जाकर देखने की कोशिश की तो 2 सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा कि अपनी नज़रें नीची करो और जो काम करते हो बस उसी से मतलब रखो। उसके इस इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया, मगर अमेरिकी सरकार ने इनमें से किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका में काफ़ी सारे लोगों ने आसमान में UFO यानी उड़न तस्तरियों के देखे जाने की बात कही और जब सरकार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई UFO नहीं बल्कि वो प्लेन्स थे जो हमने एरिया 51 में टेस्ट किए थे। और क्योंकि लोगों ने पहले कभी ऐसे प्लेन्स नहीं देखे थे इसलिए उन्हें लगा कि उन्होंने UFO देखा है। उस वक्त सिर्फ साल 1947 में रोजवेल UFO क्रैश के वक्त ही लगभग 300 से भी ज़्यादा बार लोगों ने यह बताया कि उन्होंने आसमान में उड़न तस्तरी देखी है और उस वक्त एरिया 51 का नामो निशान तक नहीं था अमेरिकी सरकार के हिसाब से। और जब इस बारे में उनसे सवाल किए गए तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। 2007 में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने भी उड़न तस्तरी के बारे में एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन किया और बाद में उन्होंने 3 वीडियोज रिलीज किए जिनमें से कि एक वीडियो बहुत ही रहस्यमय है जो कि US एयरफोर्स के पायलट द्वारा 2004 में लिया गया था। दरअसल 14 नवंबर 2004 को कमांडर डेविड फ्रेवर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लेट जो कि पैसिफिक महासागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज पर तैनात थे, उनको ये कहा गया कि जाकर चेक करो कि पिछले 2 हफ्तों से हमारे रेडार पर जो रहस्यमय एयरक्राफ्ट बार बार दिख रहा है वो क्या चीज़ है। और जब वो दोनों अपने फाइटर जेट से उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक एयरक्राफ्ट 60,000 फीट की ऊंचाई से 50 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के ऊपर बहुत ही तेज स्पीड से आया और फिर अचानक वहीं रुक गया और वो हवा में तैरता रहा। कभी आगे जाता तो कभी पीछे, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। उस एयरक्राफ्ट का शेप बिल्कुल अंडाकार था और जब कमांडर ने उसे पास जाकर देखने की कोशिश की तो वो बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो गया। बाद में उस कमांडर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा और मुझे यकीन है कि वो हमारी दुनिया का नहीं था। इन सब चीज़ों को देखने और सुनने के बाद कभी कभी दिमाग में ये सोच आती है कि क्या वाकई में हम इंसान इस दुनिया में अकेले हैं या फिर कोई दूसरी दुनिया की चीज़ हर वक्त हम पे नज़र रखती है। और इन्हीं सब बातों को सुनने के बाद लोगों को एरिया 51 में एलियंस के होने का यकीन और बढ़ जाता है। एक और घटना जो एरिया 51 को और रहस्यमय बनाती है वो थी एक फ़ोन कॉल। दरअसल 11 सितंबर 1997 को एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM में एक कॉल आया। उस शो को आर्ट बेल नाम का एक शख्स होस्ट करता था। जिसने वो कॉल किया था उसने अपना नाम तो नहीं बताया पर उसने ये बताया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है और अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है। और उसने बताया कि एरिया 51 में काफ़ी एलियंस है और सरकार इनके बारे में सब कुछ जानती है। पर अचानक से कॉल के बीच में ही रेडियो का सिग्नल गायब हो जाता है जो कि उस दिन से पहले कभी नहीं हुआ था। कई लोगों का मानना है कि अमेरिकी सरकार ने ही वो सिग्नल गायब करवाया था ताकि लोग एरिया 51 का सच नहीं जान सके। उससे 1 साल पहले साल 1996 में एरिया 51 को जोड़ने वाले एक 160 किलोमीटर के स्टेट हाईवे का नाम रूट 375 से बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया गया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि हमारी दुनिया से बाहर की चीज़ें। इस हाईवे पर एक रेचल नाम का एक छोटा सा शहर पड़ता है जो कि कोई भी आखिरी शहर है एरिया 51 से पहले। उस पूरे शहर में एलियन से जुड़ी हुई दुकानें खुल गई, एलियन से जुड़े रेस्टोरेंट खुल गए और एलियन से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें मिलने लगी। यहाँ तक कि उसे एलियंस की राजधानी तक घोषित कर दिया गया। तो एक तरफ तो सरकार एलियन से जुड़ी किसी भी बात का खंडन करती है और दूसरी तरफ अपने ही एक हाईवे का नाम बदलकर ऐसा नाम रख देती है जो कि सीधे एलियंस से रिलेट करता हो और सीक्रेट प्रोग्राम्स भी चलाती है एलियंस को ढूंढने के लिए। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। वक्त वक्त पर एलियंस और एरिया 51 के गठजोड़ की बातें आती रहती हैं और पूरी दुनिया का ध्यान एरिया 51 की तरफ जाता है।
मगर क्या वाकई में एरिया 51 के अंदर कोई एलियंस है या फिर सिर्फ वो एक मिलिट्री बेस है? ये बात तो सिर्फ तभी पता चलेगा जब अमेरिकी सरकार खुद चाहेगी। मुझे लगता है कि मैंने एरिया 51 से जुड़ी लगभग सारी बातों को आपको इस कहानी के जरिए बता दिया, और अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया हो तो नीचे कमेंट करें। तो ये थी एरिया 51 की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।